हेलो गाइस वेलकम। ये सारे सेशंस में हम जैसे कि आपको पता है मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस पहले भी ली है जिसमें हम पीवाईक्यू पे एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ही नहीं, उस पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं ताकि अगर इस तरीके से पीवाईक्यू डायरेक्टली कभी रिपीट हुआ, दिस इज एफआरबीएम एक्ट 2020 का अभी हम ये पीवाईक्यूज ले रहे हैं पॉलिटी के, और ये डायरेक्टली रिपीट हुआ है आपके 2018 के प्रीलिम से। सिमिलरली ये 2020 का क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे, और ये डायरेक्टली रिपीट हुआ है 2021 पे। इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं तो एटलीस्ट पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस, जो कि डेफिनेटली आपके 25 से 30 क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं जो कि आपके पीवाईक्यूज पे बिल्डअप हुए होते हैं, तो वो आपके गलत ना हो, इसके लिए हम जो है पीवाईक्यूज का डेली ये रिसर्च प्रोग्राम रन कर रहे हैं। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ फ्री में। सो अलोंग विद बजट, सीधे आते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का हमारा क्वेश्चन है कि बजट के साथ फाइनेंस मिनिस्टर को मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट नाम का एक डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ता है पार्लियामेंट में। ऐसा किन प्रोविजंस के तहत किया गया है, एंड दिस हैज बीन मैंडेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। इस लैंग्वेज पे अगर आप ध्यान देंगे, दिस हैज बीन मैंडेटेड बाय, तो याद रखना, क्या कभी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, क्या कभी रीति रिवाज सरकार के लिए मैंडेटरी हो सकते हैं? क्या वो कोई चीज़ मैंडेटरी वहाँ पे उनको इस्टेब्लिश कर सकती है? नो। फर्स्ट ऑप्शन को तो आप इसीलिए एलिमिनेट कर सकते हो कि लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के तहत ये मैंडेटेड है। नो, राइट। सो अगर ऐसा होता भी तो आपने अपनी लक्ष्मीकांत में पढ़ा होता। वहाँ पे ये बातें जरूर बताई जाती है कि हमारे जो पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं वो किन किन चीज़ों के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। एक चीज़ उसमें आती है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। तो उस चीज़ में आपने ज़रूर ये पढ़ा होता अगर इतनी इंपॉर्टेंट कोई स्टेटमेंट पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के द्वारा मैंडेट की गई है। अगेन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यहाँ पे आर्टिकल 112 और 113 के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन, अपनी नॉलेज पे कभी डाउट मत करना, इन दोनों ऑप्शंस को आप तभी एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट होगा, अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट होगा, और आपने ये जरूर उस टाइम सोचना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बड़ी कोई चीज़ बात लिखी होती कि बजट के साथ आपको ये भी पेश करना है, तो आपने कहीं ना कहीं ये जरूर पढ़ी होती, कहीं ना कहीं ये जरूर पढ़ी होती। और आर्टिकल 112 113 में अगर ये मेंशन्ड होता तो आपको आपकी एटलीस्ट दिमाग में तो ये बात कहीं ना कहीं आती, समझ रहे हो। और ऐसे ही बहुत इलॉजिकल क्वेश्चंस यूपीएससी देता है, जो भी इलॉजिकल स्टेटमेंट्स यूपीएससी की होती है उन्हें आप सिर्फ तभी एलिमिनेट कर पाओगे अगर आपने अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट किया होगा कि अगर इतनी बड़ी घटना कोई दुनिया में हुई है और हम एक साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कभी ना कभी हमने इस घटना के बारे में सुना तो होता, राइट। सो ऐसे जो ट्रैप्स होते हैं उसे आप अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट करके दूर कर सकते हो। अगर आपको पता होता तो ठीक है, अदरवाइज डी इज इट्स आंसर। कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में जो लाया गया था, उसके तहत एक ऐसी स्टेटमेंट मैंडेटरी की गई है, मैंडेट रखा गया है कि आपको वो पेश करनी है। एफआरबीएम एक्ट को हम डिटेल में देखेंगे, इससे पहले 2018 के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि डायरेक्टली एफआरबीएम एक्ट पे आ गया था। एफआरबीएम ये क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एफआरबीएम रिव्यू कमेटी, जो कि एन के सिंह की अध्यक्षता में बनी थी। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसी आदमी ने एक बहुत बड़े कोई हमारा कमीशन भी चेयर किया था, आप बताएंगे कि उस कमीशन का नाम क्या था। ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट कमीशन इन इंडिया, राइट। सो ये कहते हैं कि एफआरबीएम रिव्यू कमेटी की जो रिपोर्ट है, इट हैज रिकमेंडेड डेट टू जीडीपी रेशो ऑफ 60%, 60% की डेट टू जीडीपी रेशो, जिसमें 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर हो और 20% आपकी स्टेट गवर्नमेंट का शेयर हो। जिन्हें नहीं पता है डेट टू जीडीपी रेशो में हम क्या चीज़ कंसिडर कर रहे हैं, नॉर्मली हम उसमें जनरल गवर्नमेंट डेट को कंसिडर करते हैं डेट टू जीडीपी रेशो में नॉर्मली। सो इंडिया की आजकल जो गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशो, इट इज़ अराउंड 89% अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, राइट। और ये स्टेटमेंट कह रही है कि अकॉर्डिंग टू एन के सिंह कमेटी, इतना कम इसे रिड्यूस करने की बात कही गई है कि भैया जितना भी हमारा सरकारी डेट है वो जीडीपी का कितना परसेंट हो, राइट। तो ये इतना परसेंट रखने की इन्होंने बात की है, 60%। ये स्टेटमेंट तो सही है, राइट। अब देखो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे बात कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डोमेस्टिक लाइबिलिटीज उस टाइम पे 2018 के टाइम पे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डोमेस्टिक लाइबिलिटीज है दे आर 21% एंड स्टेट गवर्नमेंट की डोमेस्टिक लाइबिलिटी आर 49%। देखो ये तो एकदम बिल्कुल उल्टी बात कह रही है, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि जो डेट टू जीडीपी रेशो ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है ये 40% होना चाहिए। यहाँ कह रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की डोमेस्टिक लाइबिलिटीज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा है, 49% है, राइट। होना ये उल्टा चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है।
राइट, या तो ये करेक्ट होगी या ये करेक्ट होगी, तो 1 एंड 2 वाला तो ऑप्शन ही आप हटा दो। राइट, और ये स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है। एक बात आपने याद रखनी है इंडिया के डेट स्ट्रक्चर के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है ये स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा है, पहली बात। दूसरा कि एफआरबीएम एक्ट ने स्टेट गवर्नमेंट पे हैवी लिमिटेशंस लगा के रखी हुई है। राइट, अकॉर्डिंग टू एफआरबीएम एक्ट, इससे पहले, राइट, कोविड से पहले 3% ऑफ जीएसडीपी की इन पे फिस्कल डेफिसिट की लिमिट थी। फिस्कल डेफिसिट माने कि भैया आपका जो भी रेवेन्यूज है, राइट, आपके जो भी मतलब बजट के जो रेवेन्यूज है, जो रिसीट्स होती है, और बजट का जो एक्सपेंडिचर है, इनके बीच का जो गैप होता है दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट, और वो आपको फिल करना पड़ता है बोरोइंग से। तो इन अ नटशेल फिस्कल डेफिसिट का मतलब है आपका बोरोइंग कितनी है, और वो बोरोइंग की लिमिट लगाई हुई थी 3% कोविड से पहले। कोविड के टाइम पे इसे इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 3% टू 4% अनकंडीशनली, मतलब ये 1% इंक्रीज ऑन द लिमिट ये अनकंडीशनल थी, और एक्स्ट्रा 1% जो इंक्रीज थी वो कंडीशनल थी। ये चार कंडीशंस फुलफिल इनको करनी होती थी। पहला था यूएलबी रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडी में रिफॉर्म लाना स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसे 0.25% ये एक्स्ट्रा अलाउ करेंगे कि आप बोरोइंग कर लो। एक था इनका वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, राइट, अगर आप ये इंट्रोड्यूस करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको और ज़्यादा 0.25% बोरोइंग करने की हम इजाज़त देंगे। एक था इनका कि जो स्टेट की जो डिस्कॉम्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इनमें अगर आप रिफॉर्म लाते हो तो भी आपको 0.25% एक्स्ट्रा बोरोइंग करने की हम ग्रेडेड मैनर में जो है इजाज़त देते रहेंगे। राइट, सो ये हो गया आपका बोरोइंग वाला पार्ट। हमेशा याद रखना कि स्टेट गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कम है। स्टेटमेंट 2 को हटा दो, 1 एंड 3 और आंसर, क्योंकि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो अगर इवन डोमेस्टिक सोर्सेज में भी अगर रेज करना चाहे लोन, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या स्टेट गवर्नमेंट्स टी बिल्स इशू कर सकती है, पहला वन। दूसरी आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, क्या वो एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरो कर सकती है विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दोनों बातें आपने मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। एफआरबीएम एक्ट की जब भी बात होगी तो 2003 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था फिजिकल डिसिप्लिन लाने में गवर्नमेंट में, ताकि हैवी एक्सेसिव बोरोइंग ना हो जाए। तो जो फीचर्स है एफआरबीएम एक्ट के वो मेनली ये है कि बजट के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर को ये 3 डॉक्यूमेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट एंड फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, ये 3 डॉक्यूमेंट जो कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को कंट्री में इम्प्रूव कैसे किया जाए उस पर ये फोकस करते हैं, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी पेश करते हैं ये तीनों डॉक्यूमेंट। राइट, तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स को पेश करना होता है पार्लियामेंट में। अगर फिर से ये क्वेश्चन आ जाए, रिपीट हो जाए किसी तरीके से, तो याद रखना। एंड एनके सिंह की अध्यक्षता में एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू करने के लिए 2016 में एक कमेटी बनी थी, उसे कहते हैं एफआरबीएम रिव्यू कमेटी, और इसी ने वो रिकमेंड किया था कि 60% तक आप डेट टू जीडीपी रेशो को कम करो। समझ गए बात को। एंड एस्केप क्लॉज आपने याद रखना है, ये क्लॉज आपके क्वेश्चन में बन सकता है, न्यूज में रहता है, क्योंकि ये 2017 के आसपास आपका इंट्रोड्यूस किया गया एफआरबीएम एक्ट में। और इसके अकॉर्डिंग अगर नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा हो, वॉर हो, नेशनल कैलेमिटी हो, कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर हो, या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अगर आप इकोनॉमी में ला रहे हो, इन कंडीशंस के चक्कर में एस्केप क्लॉज लागू होगा। इट मीन्स वहां पे एफआरबीएम एक्ट के प्रोविजंस को बाईपास कर सकती है सरकार। दिस इज नॉन एज एस्केप क्लॉज, ये बात आपने याद रखनी है। एंड इंपॉर्टेंट बात, देखो ये 2020 का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डायरेक्टली रिपीट हुआ है 2021 में, और अगेन मैंने कम से कम 6-7 बार आपको बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट, नंबर वन। नंबर दो होता है इसका मीनिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द source of power, constitution is the primary source of power that is known as your constitutional government. Number one, constitution is acting as the limitation upon the powers of the government. Number two, constitution is the primary source of power for the government. Powers are defined in the constitution. So यहाँ पे जो चीज दी हुई है वो है आपकी सेकंड स्टेटमेंट कि दिस लिमिटेड गवर्नमेंट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक 1 साल बाद ये पूछा गया, राइट, डायरेक्टली रिपीट हुआ और कॉन्टिन्यूसली रिपीट हुआ। इसीलिए आपके पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट रहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल बात, कोई इसमें ज्यादा हेर फेर नहीं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये फिर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रिपीट हो जाए,
ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स के अलावा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की स्पिरिट इनमें से कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी। ऐसे जो क्वेश्चन है, आपने वो एक स्ट्रेटजी सुनी होगी, टू फिट अ स्क्वायर क्यूब इन अ राउंड होल, एक राउंड होल में स्क्वायर क्यूब को फिट करने की आप अगर कोशिश करते हो तो वो फिट नहीं होगा, लेकिन आपने वो कोशिश करनी है। ऐसे क्वेश्चंस को आपने इसी स्ट्रेटजी से अपना शुरू करना होता है। आप क्या करेंगे, आप अपना एक राउंड होल बनाएंगे, कॉन्सेप्ट का राउंड होल बनाएंगे, और फिर स्टेटमेंट्स को इसमें फिट करने की कोशिश करेंगे। जो आपके कॉन्सेप्ट में फिट बैठेगी उसको राइट मार्क कर देना। नॉर्मली वो राइट ही होती है, क्योंकि यूपीएससी भी आपसे लॉजिक ही ढूंढ रहा है। अगर आप लॉजिक के बेसिस पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मतलब आप जो है यूपीएससी के उस डिमांड को मीट कर रहे हो। अदरवाइज आपके वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, सही सॉल्व नहीं होंगे। नॉर्मली लोगों को लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से क्या लेना देना। सिंपल बात, सबसे पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को जान लो। दे आर सम राइट्स दैट आर नोन एज इनडिविजिबल, indivisible, right? They are known as interdependent, interdependent, and they are known as inalienable, inalienable, alienable. It means आप ह्यूमन राइट्स को किसी ह्यूमन बीइंग से अलग नहीं कर सकते, और ह्यूमन राइट्स को अवेल करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स को कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं पास करनी पड़ेगी, उन्हें सिटीजन नहीं होना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग्स, ओनली बिकॉज बाय दैट वर्च्यू दे आर एंटाइटल्ड टू ह्यूमन राइट्स। ये है आपके बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। लेकिन इसके अलावा जो ये क्वेश्चन को आपने डील करना है, देखो ह्यूमन राइट्स जो है अराउंड 30 दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। और इसमें खुद सोचो, अगर ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है तो राइट टू इक्वालिटी की तो बात हो रही होगी, ये तो हो ही रही होगी, लॉजिकल बात है एकदम, लॉजिकल बात है। इक्वालिटी की बात हो रही होगी, बिल्कुल सही बात। डिग्निटी की बात हो रही होगी, सिंपल बात, डिग्निटी की बात हो रही होगी, वुमेन की डिग्निटी वगैरह, बिल्कुल सही बात। राइट टू डिग्निटी इज अ पार्ट ऑफ योर राइट टू लाइफ एज वेल, इवन आपके क्लीन एनवायरनमेंट वगैरह की बात हो रही होगी। देखो प्रीएम्बल में इक्वलिटी की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात हो रही है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये बात यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट। तो वन को तो राइट कर दो, वन को तो राइट कर दो, इसे हटा ही दो। दूसरा, डीपीएसपी में कहीं पे इक्वालिटी की बात हो रही है, बिल्कुल कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना, ये इक्वालिटी लाने के बराबर ही है, इसमें भी ये बात हो रही है। या फिर क्लीन एनवायरनमेंट को प्रमोट करना, डीपीएसपी में ये बात लिखी हुई है, सिंपल बात, राइट। आप ऑप्शन बी को भी करेक्ट कर दो, 1 और 2 जहां पे होगा वो अब आपका करेक्ट होगा, इसे हटा दो। फंडामेंटल ड्यूटीज, वुमेन की डिग्निटी की बात हो रही है क्या फंडामेंटल ड्यूटीज में, यस, प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमन। यहाँ देखो आपने पहले एक अपना सर्कल बनाया, वो सर्कल था कॉन्सेप्चुअल सर्कल, जो भी स्टेटमेंट इसमें फिट हो रही है उसे राइट मार दो, डी, ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर। ये वो यूट्यूब के सॉल्यूशन नहीं है कि भैया जहाँ कुछ ना आए वहाँ डी लगाओ, ऐसा नहीं चलता है जीवन में। सो जो नए लर्नर है, जो नए लर्नर है वो मुझसे इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट में बताइए कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और कैसे इसको हम मॉडिफाई करके और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। कोई करेक्शंस आर ऑल्सो इनवाइटेड, एंड जो नए लर्नर है वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी पे मेरे लेक्चर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और वो बिल्कुल फ्री में है, फ्री में आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। आजकल हम जो है इकोनॉमी के पीवाईक्यूज अन अकेडमी पे अच्छे से कवर कर रहे हैं, और पूरा साइंस एंड टेक एकदम इजी मैनर में। देखो गाइस, मैं खुद एक आर्ट स्टूडेंट हूँ, तो मैं अगर साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूँ तो इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि उससे आपका पेपर भी निकले और इजीली वो अंडरस्टैंडेबल भी हो, और उसमें हमें R&D ना करना पड़े, रिसर्च ना करनी पड़े उसमें साइंस एंड टेक की, समझ रहे हो बात को। सो अगर आप इन सारी चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन अन अकेडमी। मेरा रेफरल कोड है BST 2022, मुझे वहाँ पे आप फॉलो कर लेना। लेक्चर्स के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको मिलेगा मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसमें आपको मिलेंगे मेरे लेक्चर्स के लिंक, फ्री में आप वो सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो लाइव लाइव। सो आई होप ये पूरे लेक्चर्स की वीडियो आपकी प्रिपरेशन में कोई वैल्यू ऐड कर पा रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। एंड अगेन बिग सॉरी कि काफ़ी लंबे टाइम तक लगभग 1 महीने तक मैं ये लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं अपलोड कर पाया। अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली ये सब चीज़ें वहाँ पे अपलोड होती रहे आपके यूट्यूब में भी, राइट। सो रेगुलरिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ 90 दिन रह गए हैं अपने प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स मोड अपना ऑन कर दीजिए और पीवाईक्यूज को एनालाइज करना फिर से शुरू कर दीजिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।